सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे संसद के बारे में। पिछली वीडियो में हमने संसदीय प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज जो अपना चर्चा का विषय रहेगा वो है संसद के कार्य, यानी संसद ने करना क्या कुछ होता है। तो 3 मुख्य कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर उनका हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। तो संसद का अगर आपसे कार्य पूछ लिया जाए तो संसद का सबसे जो मुख्य कार्य है वो है कानूनों का निर्माण। कानूनों का निर्माण। वैसे भी जब हम सरकार के बारे में पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि संसद व्यवस्थापिका यानी कि संसद जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। हालांकि इसके अलावा भी संसद के काफ़ी सारे कार्य होते हैं, लेकिन अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि संसद का मुख्य कार्य क्या है और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए हों कि संविधान का संशोधन करना, बजट पारित करना, कानूनों का निर्माण करना, ऐसे आ जाए और आपको कोई एक चूज करना है तो आप उसका उत्तर देंगे कानूनों का निर्माण करना। हालांकि जैसे मैंने कहा दूसरा कार्य क्या है, संविधान संशोधन करना। भी कार्य किसका है? संविधान संशोधन करना, ये काम भी संसद का है। बजट पारित करना, बजट पारित करना, ये काम भी संसद का है। यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बजट जो तैयार होता है, बजट तैयार हमेशा कार्यपालिका करती है। अगर प्रश्न ऐसे आता है कि बजट को तैयार कौन करता है, तो बजट को तैयार हमेशा कार्यपालिका करेगी, लेकिन उस बजट को फाइनली पारित करने का जो काम है वो व्यवस्थापिका का है या फिर संसद का है। तो पहला कार्य हो गया कानूनों का निर्माण करना, दूसरा हो गया संविधान का संशोधन करना, तीसरा है बजट पारित करना, चौथा इसमें है निर्वाचन और हटाना। यानी कुछ ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनका निर्वाचन भी कौन करता है? संसद करती है, और उनको हटाने की अंतिम शक्ति भी संसद में निहित है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? संसद करती है। और फाइनली उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाए जाते हैं वो संसद में लाए जाते हैं। तो ये कार्य भी संसद का है, हटाना, निर्वाचन और हटाना। तो ये 4 कार्य हैं, लेकिन इन चारों कार्यों में से अगर आपसे पूछा जाए कि संसद का मुख्य कार्य क्या है, तब उसका उत्तर क्या होगा? कानूनों का निर्माण करना। सबसे बड़ा काम यही है। उसके बाद में संविधान का संशोधन करना, बजट पारित करना, चुनाव करना, हटाना, ये बाद में अन्य गौण कार्यों के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो अब हम एक एक को देखते हैं। कानूनों का निर्माण करने में संसद ने क्या कुछ करना होता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, उन सबको हम पढ़ते हैं। तो पहला है कानूनों का निर्माण करना, हम इसको देखते हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर ये कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग
bhatnerIAS.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, CSET 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। दोस्तों, इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। पहला जो अपना बिंदु है कानूनों का निर्माण करना। इसको हम पढ़ेंगे। अब कानूनों का निर्माण करने में सबसे पहले क्या होगा, पहले प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव कौन रखता है यह भी हमें पता होना चाहिए। क्या कोई आम सांसद, कोई भी सांसद प्रस्ताव रख सकता है या नहीं रख सकता, या प्रस्ताव सिर्फ मंत्री रखेंगे। तो इस आधार पर भी हम प्रस्तावों की यानी कि बिल या जो विधेयक हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो रखे जाने के आधार पर, प्रस्ताव रखे जाने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कानूनों का निर्माण में हम पढ़ रहे हैं कि जो प्रस्ताव होते हैं जिसको हम विधेयक भी कह सकते हैं और इंग्लिश में हम उसको बिल कह सकते हैं। रखे जाने के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक। बिल 2 प्रकार के होते हैं रखे जाने के आधार पर, यानी कि प्रस्ताव रखा जा रहा है, कोई बिल रखा जा रहा है तो इस आधार पर 2 प्रकार के होंगे। अगर कोई प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा रखा जा रहा है, देखिए कोई मंत्री है, चाहे वो राज्य मंत्री है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है या उप मंत्री है, यानी मंत्री शब्द जिसके साथ भी लग रहा है, उसके द्वारा संसद में कोई भी प्रस्ताव रखा जा रहा है उसको हम सरकारी विधेयक कहेंगे, उसको हम सरकारी प्रस्ताव कहेंगे।
और अन्य किसी सांसद के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव रखा जा रहा है, अन्य कोई जो आम सांसद है, वो चाहे लोकसभा का है चाहे वो राज्यसभा का सांसद है, उसके द्वारा संसद में जो भी प्रस्ताव रखा जा रहा है उसको हम गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। यानी अगर कोई मंत्री रख रहा है किसी प्रस्ताव को, किसी विधेयक को संसद में चर्चा के लिए, तो उसको हम कहेंगे सरकारी विधेयक। और मंत्री के अलावा अन्य कोई सांसद अगर प्रस्ताव रख रहा है तो वो गैर सरकारी विधेयक में गिना जाएगा। तो रखे जाने के आधार पर जो प्रस्ताव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दूसरा है, इसी में पढ़ेंगे, निहित तत्वों के आधार पर। निहित तत्वों के आधार पर जो प्रस्ताव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं। निहित तत्वों के आधार पर जो प्रस्ताव होते हैं वो होते हैं 3। पहला हो जाएगा सामान्य विधेयक या सामान्य प्रस्ताव, सामान्य विधेयक। दूसरा हो जाएगा वित्त विधेयक, और तीसरा इसमें हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। और 2-3 बातें तो हमें यहीं पे क्लियर कर लेनी है कि मैं दोबारा से चर्चा पे आता हूं इसी पे। प्रस्ताव रखे जाने के आधार पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव रखा जा रहा है, इस आधार पर प्रस्तावों के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। और उनमें जो निहित तत्व है, यानी उसमें क्या मैटर है, इस आधार पर 3 होंगे। या तो सामान्य विधेयक होगा, कोई संसद ने कोई भी कानून का निर्माण करना है, प्रस्ताव रखा गया है, वो सामान्य विधेयक के रूप में गिना जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, संविधान संशोधन करना है, उसके लिए कोई प्रस्ताव रखा गया है तो वो संविधान संशोधन विधेयक गिना जाएगा। और वित्त से संबंधित कोई विधेयक अगर संसद में रखा जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वित्तीय विधेयक। तो 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, 3 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं निहित तत्वों के आधार पर। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि सामान्य विधेयक क्या होता है, वित्तीय विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें तो क्लियर है कि सरकारी विधेयक जो किसी मंत्री द्वारा रखा गया, इसके बाद इसको और अधिक हम परिभाषित कर ही नहीं सकते, या यूं कहें कि इसमें और अधिक मैटर है ही नहीं कुछ बताने लायक। गैर सरकारी विधेयक जो किसी आम सांसद द्वारा रखा जाएगा, बात खत्म है। लेकिन सामान्य विधेयक क्या होता है, इसमें अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें बतानी है, जो हमें समझनी है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब हम तीनों की चर्चा करेंगे और सबसे पहले करेंगे सामान्य विधेयक की चर्चा। तो हम पहला पढ़ते हैं सामान्य विधेयक। पहला है सामान्य विधेयक। इसकी हम विशेषताएं पढ़ेंगे और हम थोड़ा देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बने जाने की संभावना है। तो इसकी हम विशेषताएं पढ़ेंगे, वहीं से प्रश्न बनेंगे। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि सामान्य विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है, सामान्य विधेयक पहले राज्यसभा में ही रखा जाता है, सामान्य विधेयक रखे जाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। तो हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला है कि सामान्य विधेयक जो है वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में रखा जाए, कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में रखा जाए, वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। आप चाहे उसको लोकसभा में रखिए, चाहे तो उसको राज्यसभा में रखिए, पहली बात। दूसरा, जब तक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वो जो विधेयक है वो अधिनियम नहीं बनेगा। यानी कि जब तक राष्ट्रपति जी फाइनली, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद किसी भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक हम उसको अधिनियम एक्ट के रूप में नहीं गिन सकते। तो राष्ट्रपति के साइन होने अनिवार्य है सामान्य विधेयक में एंड में। तीसरी इसकी विशेषता है कि अगर मान लीजिए
सामान्य विधेयक लोकसभा में रख दिया गया और वो पारित होकर जाता है राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा ने कहा कि भाई हम इसको पारित नहीं करेंगे, इनकार कर दिया। या मान लेते हैं राज्यसभा में रखा गया है, वो पारित होकर गया लोकसभा के पास, लोकसभा ने कह दिया कि हम इसको पारित नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो गया है, या फिर संसद के एक सदन ने उसको पारित कर दिया, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, उसने पारित कर दिया और वो प्रस्ताव पारित होकर जाता है दूसरे सदन के पास, और दूसरा सदन 6 माह तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, यानी कि उस प्रस्ताव पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा कि इसको पारित करना है कि नहीं करना है कि क्या करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में एक आर्टिकल है 108, अनुच्छेद 108 के तहत ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। संयुक्त अधिवेशन, हालांकि संयुक्त अधिवेशन के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं जब हम लोकसभा के विशेषाधिकार पढ़ रहे थे, लेकिन दोबारा से यहाँ पे चर्चा करना हमें आवश्यक है तो हम कर रहे हैं। अब 2 बातें आपके सामने क्लियर हो गई। संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाएगा? 2 ही स्थिति है कि एक सदन ने प्रस्ताव को पारित कर दिया हो और दूसरे सदन ने उसको पारित करने से इनकार कर दिया हो, नंबर 1। या एक सदन ने प्रस्ताव को पारित कर दिया है लेकिन दूसरे सदन ने पिछले 6 महीने से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे और ऐसा उल्लेख है अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन बुलाया, और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, दोनों सदन इकट्ठे बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? वो करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उस समय उपस्थित नहीं है, किसी भी वजह से वो पद रिक्त है या लोकसभा के अध्यक्ष उस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वह उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। और मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो तीसरा जो नंबर आता है वो आता है राज्यसभा के उपसभापति का। सभापति का नंबर नहीं आएगा, उपसभापति का। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ये पॉइंट नोट कर लेना, उपसभापति आएगा यहाँ पे, सभापति किसी भी हालत में नहीं आएगा। पहली बात, संयुक्त अधिवेशन बुला लिया, बैठक कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बने जाने की संभावना है और बहुत इंपॉर्टेंट, कि संयुक्त अधिवेशन में कोई भी विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? ऑप्शन बन जाएंगे सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से। 4 ऑप्शन बन जाएंगे। और अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा प्रश्न होगा, क्योंकि हमने रट रखा है विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ऐसा हमने पढ़ रखा है बार बार। जबकि संयुक्त अधिवेशन में कोई भी जो विधेयक है जो पारित होता है वो उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से पारित होगा। बहुमत का मतलब होता है 50% + 1। देखिए, लोकसभा की अगर हम सदस्य संख्या की बात करें तो 545 और राज्यसभा 245, तो 790 टोटल सांसद बनते हैं। तो 790 का बहुमत नहीं चाहिए, हमें कुल का बहुमत नहीं चाहिए। जिस दिन उस प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है उस दिन 500 लोग आए हैं, 400 लोग आए हैं, 700 लोग आए हैं, या 790 के 790% हैं, जितने भी उपस्थित हैं हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जैसे 790 है तो हम ये मान लेते हैं कि भाई उस दिन 700 जो सांसद हैं वो उपस्थित थे, हमने मान लिया। लेकिन जब मतदान हो रहा है उस प्रस्ताव पर तो कुछ सांसद ये चाह रहे हैं कि वो न तो नेगेटिव न पॉजिटिव अपना कोई भी मत व्यक्त नहीं करना चाहते, यानी कि न तो वो उस प्रस्ताव के पक्ष में है न विपक्ष में है, न्यूट्रल है,
तो वो मतदान नहीं कर रहे। तो 700 लोगों में से मान लेते हैं कि 600 सांसदों ने मतदान किया। अब इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए जो आंकड़ा हमें चाहिए वो है 301। हमें 700 का बहुमत नहीं चाहिए, हमें कुल का बहुमत नहीं चाहिए। जितने लोगों ने फाइनली उस प्रस्ताव पर वोटिंग की है, मतदान किया है, उसका जो कुल का जो है, यानी कि मतदान करने वालों का जितनी संख्या है उसका 50% प्लस 1 अगर हमें वोट मिल जाते हैं तो वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। इसको बोलते हैं सामान्य विधेयक। 2-3 बातें हैं। सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दोनों सदनों से अलग अलग पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर उस पर आवश्यक हैं। अगर दोनों सदन उस प्रस्ताव को पारित नहीं करते हैं, यानी एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा पारित करने से इनकार कर रहा है, या फिर 6 महीने से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और संयुक्त अधिवेशन में जो प्रस्ताव है वो उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से पारित होगा। ये है सामान्य विधेयक। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जॉइंट जो अधिवेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 3 संयुक्त अधिवेशन इससे पहले यानी वर्तमान से पहले हो चुके हैं, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं 1961 में, 1978 में और 2002 में। ये 3 संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम के संदर्भ में बुलाया गया था। 1978 में एक बैंकिंग अधिनियम था उस संदर्भ में, और 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि माननीय जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो तीनों संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थित होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। तो ये था सामान्य विधेयक। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा जो है विधेयक है वो है संविधान संशोधन विधेयक। अब संविधान संशोधन विधेयक की भी हम विशेषताएं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इन विधेयकों से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो विशेषताओं से बनेगा। निम्न में से कौन सा कथन संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में गलत है, कौन सा सही है? वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा कि संविधान संशोधन विधेयक पहले लोकसभा में रखे जाते हैं, संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, संविधान संशोधन विधेयक सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। ऐसे करके वो 4 ऑप्शन दे देगा। पूछेगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उसके बाद नीचे कूट भी बनाए जा सकते हैं, ए और बी, बी और सी, ए बी सी, केवल डी, ऐसे करके। यानी अच्छा प्रश्न बनने जाने की संभावना है यहाँ से। तो हम संविधान संशोधन विधेयकों की एक एक विशेषता को बड़े अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली विशेषता इसकी ये है कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। लोकसभा में रख दो, चाहे आप इसको राज्यसभा में रख दो, मतलब कोई बाध्यता नहीं है कि लोकसभा में ही रखा जाएगा, राज्यसभा में ही रखा जाएगा। आप कहीं भी रखिए, किसी भी सदन में रखिए, उसके बाद दूसरे सदन के पास जाएगा, पारित होगा, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो है। पहली बात। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो प्रेसिडेंट इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते। तीसरा है कि संविधान संशोधन विधेयकों पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक हैं, उस संदर्भ में कभी भी जॉइंट सेशन या यूँ कहें कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये इसकी विशेषता है। किसी भी सदन में रखा जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा और राष्ट्रपति जी इस पर साइन करने के लिए इनकार नहीं कर सकते। ये है संविधान संशोधन विधेयक की विशेषताएं। अब हम इसको पारित करने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे 3-4 बातें देखेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए,
अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान में संशोधन करने के कितने तरीकों का उल्लेख संविधान में है, इन कितने तरीकों से संविधान में संशोधन हो सकता है, तो संविधान में जो संशोधन करने के जो तरीके हैं वो है 3। संविधान में संशोधन करने के तरीके जो हैं वो 3 हैं। देखिए कौन कौन से तरीके हैं। पहला होता है जो साधारण बहुमत से, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो विशेष बहुमत से होते हैं। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। और तीसरा जो संशोधन का तरीका है उसमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, यानी विशेष बहुमत तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस क्या होता है, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए होती है। यानी आधे से अधिक, 28 राज्य हैं तो कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं की सहमति हमें चाहिए, तब जाकर वो जो संविधान संशोधन है वो फाइनली अपना रूप ग्रहण करेगा। तो संविधान में संशोधन करने के तरीके कितने हैं? 3। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन अगर इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा घुमा के लिख दूं और मैं लिख दूं कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत कितने तरीकों से संविधान संशोधन हो सकता है, तो उसके लिए तरीके सिर्फ 2 हैं, तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 3। दोबारा समझिए, संविधान में संशोधन करने के कितने तरीकों का उल्लेख है? तो 3 है। साधारण बहुमत से कर सकते हैं, विशेष बहुमत से कर सकते हैं, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधनों का उल्लेख है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आप विशेष बहुमत से कर सकते हैं या फिर विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से संविधान संशोधन हो सकता है। ऐसा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत लिखा गया है। तो अगर आपसे ऐसे पूछे कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करने के तरीके कितने हैं, तो 2। और अगर सीधा पूछता है कि संविधान में कितने तरीकों से संशोधन किया जा सकता है, तो 3। तो ये है संविधान संशोधन विधेयक जो किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। इस पे जॉइंट जो अधिवेशन है बुलाए जाने का प्रावधान नहीं है, और बाकी ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। तीसरा जो विधेयक है जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है वित्त विधेयक। तीसरा जो विधेयक है वो है वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा उलझा हुआ है, काफी कंफ्यूजन के स्कोप हैं, क्योंकि वित्त विधेयक, धन विधेयक हम इसको एक ही पढ़ लेते हैं जबकि दोनों अलग अलग हैं। हालांकि मैं मेरी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या फर्क है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे उसकी दोबारा से चर्चा कर रहे हैं। हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे एक एक करके और उसके बाद देखेंगे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो पहली विशेषता है कि वित्त विधेयक भी किसी भी सदन में रखा जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम यहाँ पे तुलना कर लें इसके साथ में, अगर मैं यहाँ पे धन विधेयक की भी तुलना कर लूँ, लिख लूँ यहाँ पे धन विधेयक, पहले हम इसकी विशेषता देख लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में फर्क क्या है। वित्त विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। धन विधेयक जो है ये पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा, ऐसा स्पष्ट लिखा गया है अनुच्छेद 118 में। हालांकि उसमें ये लिखा गया है कि धन विधेयक पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, यानी कि नेगेटिव रूप में इस वाक्य को लिखा गया है, पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब है कि पहले लोकसभा में रखा जाएगा। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में पहला फर्क तो ये हो गया कि वित्त विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा, पहला। दूसरा, ये संसद के दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। वित्त विधेयक जो है
वो संसद के दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। लेकिन धन्य विधेयक थोड़ा अजीब है। धन्य विधेयक में क्या होता है कि पहले हमने लोकसभा में रख दिया, ये पारित हुआ, ये राज्यसभा के पास गया, तो राज्यसभा ने अगर इसको पारित कर दिया तो अच्छी बात है। अगर राज्यसभा धन्य विधेयक को पारित नहीं भी करती है तो 14 दिन बाद ये स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा या पारित हो जाएगा। यानी कि राज्यसभा धन्य विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकती, उसको पारित करना ही होगा। अगर राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया है तो अच्छी बात है, शाबाशी है, और अगर नहीं किया तो वो 14 दिन बाद में स्वतः ही पारित हो जाएगा। यानी कि धन्य विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास सिर्फ इतनी शक्ति है कि राज्यसभा सिर्फ विलंब कर सकती है, और वो भी अधिकतम 14 दिन का। जबकि वित्त विधेयक को अगर लोकसभा ने पारित किया है तो राज्यसभा उसको निष्क्रिय कर सकती है, उसको पारित करने से इनकार कर सकती है, और अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया है तो लोकसभा उसको पारित करने से इनकार कर सकती है, ऐसा लिखा गया है। जबकि धन्य विधेयक के बारे में ऐसा प्रावधान नहीं है। अब संसद के दोनों सदनों से वित्त विधेयक पारित हो गया है तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति, जैसे मैंने पहले पढ़ रखा है कि अगर कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति या तो उस पर साइन करके उसको कानून बना सकते हैं, या उस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या उस पर न तो हाँ करते हैं न ना करते हैं, यानी कि पॉकेट वीटो कर सकते हैं। यानी 3 ऑप्शन रहते हैं राष्ट्रपति जी के पास अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास फाइनली हस्ताक्षर करने के लिए आता है। लेकिन वित्त विधेयक के संदर्भ में थोड़ा सा अलग है, देखते हैं वहां पे क्या है। अब वित्त विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति जी के पास गया तो राष्ट्रपति जी इस पे साइन कर देते हैं, अच्छी बात है, वो कानून बन जाएगा, यानी वित्त विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन वित्त विधेयक को राष्ट्रपति जी कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिए कि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति जी कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। हाँ, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति जी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब कि उस वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति जी ने न तो हाँ की है न ना की है, यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, इसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। जैवी निषेधाधिकार कर सकते हैं। यानी वित्त विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ करो या फिर ना करो, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। जबकि धन्य विधेयक की बात करते हैं तो धन्य विधेयक क्या है कि जब लोकसभा में रखा जाता है ना तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से रखा जाता है। धन्य विधेयक जब रखते हैं तो राष्ट्रपति की ऑलरेडी अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही लोकसभा में रखा जाता है। तो अब जब लोकसभा ने उसको पारित कर दिया, राज्यसभा उसको पारित करने से इनकार कर ही नहीं सकती। अब राष्ट्रपति भी इस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो विधेयक ऑलरेडी राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही रखा गया है, तो राष्ट्रपति को यहाँ पे साइन करने ही होंगे। तो ये फर्क है धन्य विधेयक में और वित्त विधेयक में। अब धन्य विधेयक में कौन कौन से मुद्दे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जनता पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स लगाना है, कोई नया कर, कोई नया टैक्स भारत की जनता पर आरोपित करना है, तो उस संदर्भ में अगर प्रस्ताव लाया जाता है वो धन्य विधेयक होगा। कोई टैक्स लगा हुआ है उसको हटाना है, टैक्स की मात्रा में वृद्धि करनी है, टैक्स की मात्रा में कमी करनी है, भारत सरकार का कोई बजट तैयार हो रहा है, या फिर इसमें एक चीज और है, या फिर किसी प्रकार का कोई उधार लेना या देना है, तो ये सब क्या होगा, बजट होगा, ये सब क्या होगा, धन्य विधेयक होगा। इसके अलावा पैसे का अन्य कोई भी लेन देन है, पैसे से संबंधित कुछ भी प्रकार का विधेयक तैयार होगा तो उसको वित्त विधेयक कहेंगे। लेकिन अगर उसमें ये विशेषताएं हैं तो वो धन्य विधेयक होगा। हालांकि धन्य विधेयक अपने आप में एक स्वतंत्र विधेयक नहीं है, धन्य विधेयक जो है वो वित्त विधेयक का ही एक भाग है। ये वित्त विधेयक है, ये धन्य विधेयक है। धन्य विधेयक अपने आप में एक स्वतंत्र अवधारणा नहीं है, धन्य विधेयक वित्त विधेयक का ही एक भाग है,
इसके बावजूद भी धन्य विधेयक में अपनी कुछ विशेषताएं हैं, इस कारण से वो धन्य विधेयक है। और अगर वो धन्य विधेयक है तो उसकी ये विशेषताएं हैं, अगर वो वित्तीय विधेयक है तो उसकी ये विशेषताएं हैं। तो संसद के बारे में हमने पहला काम पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो काम हमने पढ़ना है संसद का मित्रों, वो है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, संविधान संशोधन करना। दूसरा जो काम है वो संविधान संशोधन करना, और संविधान संशोधन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी हम जब हम पढ़ रहे थे कि संसद के काम क्या है, तो उसमें हमने जब हम विधेयकों के प्रकार पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एक सामान्य विधेयक होता है, एक वित्तीय विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो संविधान संशोधन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संविधान का संशोधन करना किसका काम है, संसद का काम है। संविधान संशोधन कितने तरीक़ों से होता है, 3 तरीक़ों से होता है। अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए कितने तरीक़ों से संविधान संशोधन होगा, 2 तरीक़ों से होगा, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। संविधान संशोधन पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। संविधान संशोधन किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं संविधान संशोधन के बारे में। संसद का जो तीसरा कार्य है वो है बजट पारित करना। तीसरा जो कार्य है वो है बजट पारित करना। अब हम इसकी विशेषता देखेंगे कि बजट की क्या क्या विशेषता होती है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। बजट की विशेषता क्या क्या है? पहला तो ये कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके जगह एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपके सामने 4 सेंटेंस आ जाते हैं और वहां पे लिख दिया जाता है कि अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख है। मान लेते ऐसा सेंटेंस आ गया, यानी 3 सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, हम मान के चलते हैं। चौथा जो सेंटेंस है प्रश्न में, उसमें लिख दिया गया कि अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख है। तो हमें पता है कि 112 का संबंध बजट से है, परंतु उसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। उसमें किस शब्द का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। तो आपने तो प्रॉपर अनुच्छेद लिख रखा है, तो ये कथन गलत है। इसकी जगह अगर ऐसा आ जाता कि 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है तो सही होता। लेकिन चूंकि हम अपने कॉमन सेंस का यूज करते हैं, हमें पढ़ा हुआ 112 का संबंध बजट से है बिल्कुल, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख वहां पे प्रॉपर नहीं है, तो ये कथन अपने आप में गलत होगा। तो पहली विशेषता क्या है कि बजट के लिए शब्द का क्या प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। जो बजट होता है वो तैयार कौन करता है? तो बजट तैयार हमेशा कौन करता है? कार्यपालिका। हमेशा तैयार कौन करता है? कार्यपालिका। प्रश्न आ जाता है, बजट हमेशा व्यवस्थापिका द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन हमें पता है कि व्यवस्थापिका तैयार नहीं करती। व्यवस्थापिका यानी संसद उस बजट को फाइनली स्वीकृति देती है, यानी पारित करती है, लेकिन तैयार कौन करता है? हमेशा कार्यपालिका। तो बजट को तैयार कौन करता है? कार्यपालिका। जबकि बजट को पारित कौन करता है? बजट को पारित करती है व्यवस्थापिका। दूसरा फैक्ट हो गया ये। उसके बाद प्रश्न बन सकता है कि बजट को संसद में रखवाता कौन है या संसद में बजट को रखता कौन है? अब ये भी 2 कंफ्यूजन है, रखता कौन है, रखवाता कौन है। और बड़े मजे की बात है कि दोनों का उत्तर अलग अलग है। बजट रखता कोई व्यक्ति है, रखवाता कोई व्यक्ति है। बजट को संसद में रखता कौन है? बजट को रखता होता है हमेशा वित्त मंत्री। बजट को संसद में पेश किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। और बजट को रखवाता कौन है? ये भी बड़े मजे की बात है। रखवाता कौन है? रखवाता हमेशा कौन है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। बजट को रखवाता कौन है? राष्ट्रपति। बजट को रखता कौन है? वित्त मंत्री।
बजट को पारित कौन करता है? व्यवस्थापिका। बजट को तैयार कौन करता है? कार्यपालिका। तो ये 4-5 फैक्ट हैं जो कि बजट से संबंधित हैं और ये बड़े मजेदार पॉइंट हैं। अच्छा प्रश्न बनने जाने की यहाँ से संभावना है। फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को, फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को बजट पेश किया जाता है, यानी बजट रखा जाता है। और 1 अप्रैल से हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो प्रारंभ होता है। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि वित्तीय वर्ष, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो वित्तीय वर्ष हमारा शुरू कब से होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन बजट को संसद में पेश कब किया जाता है? तो फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को। ऐसा ये सिर्फ सिद्धांत है, जरूरी नहीं है कि फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को ही बजट को पेश किया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा सिद्धांत है तो हम इसको मान के चलेंगे कि फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को बजट को पेश किया जाएगा, उसके बाद वो पारित होगा और 1 अप्रैल से वो बजट है जो हम हमारे काम में लेना शुरू कर देंगे। यानी कि जो वार्षिक हमारा जो विवरण है, जो वित्तीय वर्ष है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बजट से संबंधित कुछ एक फैक्ट थे। कुछ और बिंदुओं की चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। अनुच्छेद 265 में ये लिखा गया है कि संसद की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का कर यानी कि टैक्स नहीं लगाया जा सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अवधारणा है, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यानी कि बिना रिप्रेजेंटेटिव के किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं अवधारणा का संबंध किस आर्टिकल से है? तो अनुच्छेद कौन सा है वो? 265। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है, जो संसद की स्वीकृति से यूज होता है। यानी कि संचित निधि से किसी भी प्रकार का पैसा हमें निकालना है तो उसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। आकस्मिक निधि, और आकस्मिक निधि पर जो एकाधिकार होता है, यानी स्वीकृति जो लेनी होती है, वो होती है राष्ट्रपति की। संचित निधि पर संसद की अनुमति और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। ये कुछ और फैक्ट हैं जिनका संबंध हमारे बजट से है। तो ये संसद के कार्य हैं जो हमने पढ़ लिया। अगला जो कार्य है संसद का, जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, निर्वाचन में देखिए हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? संसद। हालांकि संसद के साथ 28 राज्यों की विधानसभाएं भी होती है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 3, उनकी विधानसभाएं भी होती है, उनका भी रोल होता है। लेकिन हम संसद पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ संसद की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो अकेली संसद ही करती है। तो ये 2 काम है निर्वाचन के बारे में। उसके बाद में हटाना की बात करें तो संसद किस किस को हटा सकती है? देखिए, प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में पारित होगा। राष्ट्रपति जी को अपना पद छोड़ना होगा। उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए, हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए, इलेक्शन कमीशन के आयुक्तों को हटाने के लिए। तो ये सभी जो पद हैं, इनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो भी संसद में लाया जाता है, यानी ये भी संसद का कार्य है। हालांकि कुछ खास उल्लेखनीय नहीं है और यहाँ से प्रश्न बनने की भी संभावना मुझे खैर नहीं लग रही। लेकिन इससे पहले जो हमने 3 कार्य पढ़े हैं, कानूनों का निर्माण करना, संविधान संशोधन करना और बजट पारित करना, उनसे काफ़ी अच्छे प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये संसद के कार्य हमने पढ़ लिए। एक छोटा सा टॉपिक हम जिस पे चर्चा करने चाहेंगे, संसद के सत्र, उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 100 यानी कि अनुच्छेद जो 100 है, उसमें संसद के अधिवेशनों के बारे में बताया गया है कि संसद के 1 वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होंगे? 2 होंगे।
2 अधिवेशन होने तो अनिवार्य हैं, कम से कम 2। अधिक से अधिक आप कितने करवाओ, कम से कम 2 करवाने हैं। अधिक से अधिक आप भले 5 करवाओ, 10 करवाओ, 20 करवाओ, उसका कुछ उल्लेख नहीं है भी, कम से कम 2 तो होने चाहिए, ऐसा उल्लेख है आर्टिकल 100 में। और इसमें एक बात और भी लिखी गई है कि जो 2 अधिवेशन हैं उनके जो बीच का जो गैप है वो 6 माह से अधिक नहीं होगा। भी अगर पहले वाले वाक्य को मानते हैं कि भाई 1 वर्ष में 2 अधिवेशन, तो 1 जनवरी में हो गया और दूसरा दिसंबर में हो गया, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं करवा सकते, क्योंकि दूसरा फैक्ट क्या कह रहा है कि 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 1 जनवरी में होता है तो अगला जो अधिवेशन है उसको जुलाई में होना अनिवार्य है। तो 2 सत्र होने अनिवार्य हैं वर्ष में कम से कम, और 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में, हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें कितने प्रकार के अधिवेशन हो रहे हैं, तो 3 सत्र हमारे हो रहे हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीत सत्र। बजट सत्र जो होता है वो होता है फरवरी से लेकर मई तक। मानसून सत्र जो होता है, जैसे कि हमें पता है मानसून का आगमन किस महीने में होता है, जुलाई में, तो जुलाई से लेकर अगस्त हो सकता है या सितंबर भी हो सकता है। और शीत होता है, कब होता है शीत? शीत दिसंबर में, तो ये होता है दिसंबर महीने में। तो 3 सत्रों का उल्लेख है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र। एग्जामिनर इनका क्रम भी पूछ सकता है कि इनका सही क्रम क्या है। एग्जामिनर ऐसे भी इनको मिलाने के लिए कह सकता है कि मानसून सत्र कब होगा, उसने लिख दिया फरवरी से मई तक, बजट सत्र जुलाई से अगस्त तक, ऐसा भी हो सकता है। तो बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक, मानसून सत्र होता है जुलाई अगस्त या जुलाई से सितंबर तक, और शीत सत्र होता है दिसंबर। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं कि अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा सत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा सत्र है बजट सत्र। सबसे छोटा सत्र कौन सा है, तो शीत सत्र। निम्न में से ऐसा कौन सा सत्र है जो 2 चरणों में आयोजित होता है, तो वो बजट सत्र है जो 2 चरणों में आयोजित होता है। इसके 2 चरण होते हैं, फरवरी से मार्च और अप्रैल से मई, इसके 2 चरण होते हैं। ये 2 चरणों में आयोजित होता है। तो ये हमारे संविधान में सत्रों का जो उल्लेख है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये संसद के कार्य और संसद के सत्र जो हमारा टॉपिक है ये पूरा होता है। यानी फाइनली संसद से संबंधित जितने भी विचारणीय मुद्दे थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। कल जो अपना चर्चा का विषय रहेगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वाकई अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जो कमेंट होते हैं, मैं कहता हूँ बार बार कि पॉजिटिव एनर्जी देते हैं हमें कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।